स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों। इसके अब तक हम 3 लेक्चर्स को आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके हैं और हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ इसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त हमारा ये चैप्टर होगा जिसका नाम है जलवायु। लेक्चर नंबर 4 हम लोग आप सभी के साथ इसके संदर्भ में आप सभी के साथ इसका डिस्कशन करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने आप सभी के साथ जलवायु का क्या अर्थ होता है ये देखा था और फिर हमने ये देखा था कि आपकी जो ये हवाएं होती हैं, है ना, या फिर जिसे हम लोग वायु कहते हैं, ये कैसे चलती है। आपको पता है कि आपकी हवाएं हमेशा उच्च दाब से, क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। कैसे चलती हैं उसको हम लोग आप सभी के साथ अपनी पिछली क्लास में समझ चुके थे, है ना। फिर हमने आप सभी के साथ अपनी पिछली क्लास में ये भी देखा कि भारत के अंदर ये जो मानसून होता है, जिसे हम लोग बारिश का मौसम कहते हैं, ये कैसे आता है और उसी के साथ साथ फिर हमने देखा कि ये कैसे जाता भी है और इसको पूरे वैज्ञानिक तथ्य के साथ हमने समझा। हमारी आज की इस क्लास में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर बारिश कैसे आती है, बारिश कैसे जाती है, भारत के अंदर हवाएं कैसे चलती हैं, ये तो हमने देख लिया। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग मुख्य तौर पर समझने वाले हैं कि भारत के अंदर आप क्या देखते हैं भैया, आप अलग अलग प्रकार की ऋतुएं देखते हैं, है ना। आप अलग अलग प्रकार के सीजन देखते हैं। हम देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर बात करेंगे सर्दी के बारे में कि भारत के अंदर ये सर्दी या फिर सर्दी का जो आप क्या देखते हैं सीजन होता है, ये कैसे आता है ये देखेंगे। उसी के साथ साथ आपके साथ बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु या फिर गर्मी के बारे में कि भारत के अंदर गर्मी का ये जो मौसम या फिर जो ऋतु होती है ये कैसे आती है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही सीधे सरल तरीके से हम लोग इन बिंदुओं को आपके सामने रखते रहेंगे। आप सभी बच्चों को इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने समक्ष नहीं आने देना होगा। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हमने हवाओं का चलने का तरीका उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ उसको देखा और मानसून यानी कि बारिश किस तरीके से भारत में आती है और कैसे वापस जाती है उसको समझा है। हमारी आज की इस क्लास में शीत ऋतु यानी कि सर्दी के आने को, सर्दी के जाने को और गर्मी के आने और गर्मी के जाने को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, विनती और अनुरोध करेंगे कि आप सभी बच्चों को हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देना है। हम हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऋतुओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, ऋतुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम भारत के अंदर देखें तो हम लोग मुख्य तौर पर भारत के अंदर देखते हैं कि हमें 4 ऋतुएं दिखती हैं। शीत ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम, उसी के साथ आप देखते हैं कि मानसून का आना और मानसून का जाना, है ना। तो भारत के अंदर ऋतुओं को हम देखते हैं कि हमने 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। शीत ऋतु का मतलब होता है दोस्त सर्दी, है ना। ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है गर्मी, गर्मी की ऋतु, और मानसून का मतलब होता है बारिश का आना और मानसून की वापसी का काल मतलब मानसून का जाना। अब हम लोग आप सभी के साथ भारत की जो सबसे पहली ऋतु है, जिसको हम लोग शीत ऋतु या फिर सर्दी की ऋतु कहते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग शरद ऋतु भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, इसी को हम लोग शरद ऋतु भी कहते हैं। तो आप सभी के साथ शीत ऋतु, शरद ऋतु या फिर सर्दी का ये जो हमारा पूरा का पूरा सीजन होता है, ये कैसे भारत में आता है, इसके आने की क्या कहानी होती है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरुआत कर देते हैं। तो अगर आप लोग देखें कि भारत के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्य तौर पर जो हमारा प्यारा भारत है ना, आप हमारे भारत को देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग सर्दी की बात करें, सर्दी यानी कि शीत ऋतु की बात करें, तो आप देखते हैं कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत का मतलब क्या है कि ये जो सारा का सारा आपका क्षेत्र है दोस्तों, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, इसी को आप लोग उत्तर भारत के तौर पर जानते हैं, है ना। यही हमारा सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर भारत या फिर नॉर्थ इंडिया कहलाता है, यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है। अब आप देखते हैं कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु ये आपसे कब से स्टार्ट होती हुई दिख जाती है। आपको दिखता है कि नवंबर से फरवरी तक आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर सर्दी कब आती है। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में रहते हैं तो आपको पता होगा कि नवंबर के महीने तक आते आते ना आपकी मम्मी कहती है कि अब ना बस स्वेटर निकाल लो, है ना। पता है ना आपको, ऐसा होता है कि नहीं होता। जी हाँ, नवंबर के महीने आते आते सर्दी आप देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। शाम के समय ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और अब आप क्या करते हैं कि अब आप स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। और नवंबर से लेकर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों फरवरी के महीने तक आप लोग देखते हैं कि हमारी सर्दी रहती है। फरवरी आते आते आप देखते हैं कि जो सर्दी होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है।
जब आप फरवरी के महीने में स्कूल जाते हैं सुबह, तब तो स्वेटर डालकर जाते हैं, आते हुए आप क्या कर लेते हैं, अपनी कमर पर बांध लेते हैं, है ना। ये फरवरी के महीने में होता है, क्योंकि फरवरी के महीने में आप देखते हैं कि जो सर्दी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है दिन के समय में। अब अधिकतर अगर हम देखें जो पूरा का पूरा काल है, कि अगर आप सर्दी के समय को देखते हैं, सर्दी की आप पूरी समय अवधि को देखते हैं, तो वो नवंबर से शुरू होकर फरवरी के महीने तक रहती है उत्तर भारत के अंदर, है ना। और देश के उत्तरी भागों में, यानी कि जो हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, ये जो हमारे उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा आपको ठंडे दिखते हैं। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है, तो आप लोग बता देंगे कि सर दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। बिल्कुल सही। तो ठंड की शुरुआत नवंबर से हो जाती है और आप देखते हैं कि फरवरी तक चलती है। और जनवरी और दिसंबर सबसे ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे महीने होते हैं। कब के? सबसे ज्यादा जो ठंड आप देखते हैं हमारे इस उत्तर भारत के अंदर, वो आप कब देखते हैं दोस्तों? जनवरी में। और आप देखते हैं कि दिसंबर के महीने में हमें सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने वाला जो तापमान, क्या देखते हैं दोस्तों? धीरे धीरे घटता जाता है। तापमान घटने का मतलब क्या है दोस्तों? तापमान घटने का मतलब है कि तापमान अगर घट रहा है तो उसका मतलब सर्दी हो रही है ना। जितना कम तापमान होगा, जितना कम तापमान होगा, अगर 1 डिग्री तापमान है तो उसका मतलब बहुत ठंड है, और अगर 40-45 डिग्री तापमान है तो उसका मतलब गर्मी है। अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए कि आप देखें कि नवंबर का महीना है, और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप दक्षिण भारत में, मान लीजिए कि मैं तमिलनाडु के अंदर बैठा हूं, तो मुझे ना यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यानी कि संतुलित हवा चल रही है, ना तो ठंडी ना तो गर्मी। आप अगर नवंबर के महीने में दक्षिण भारत में बैठे हैं, तमिलनाडु में, तो आपको संतुलित मौसम दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या करते हैं कि जैसे जैसे आप दक्षिण भारत से ऊपर पहुंचना शुरू कर देते हैं, उत्तर भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो तापमान होता है ना, वो आपको घटता हुआ दिखता है। क्या दिखता है आपको? तापमान घटता हुआ दिखता है। यहाँ पर तापमान आपको 25 डिग्री तक दिख सकता है, और जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं, ये 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री तक होता हुआ जाता है। धीरे धीरे तापमान घटता रहता है। यानी कि आप देखते हैं कि दक्षिण भारत से जब आप अगर सर्दी के समय, नवंबर, दिसंबर के, जनवरी के समय में ऊपर आए उत्तर भारत में, तो आप तापमान को कम होते हुए देखते हैं। यहां पर आप सर्दी को महसूस कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा पूर्वी तट है दोस्तों, अभी तक आपको पता होगा, हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन कर चुके हैं किसके बारे में? अभी तक हमें पता है कि भारत के अंदर हमें चारों डायरेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पता है चारों डायरेक्शंस के बारे में? जी हाँ, आपको पता है। क्या क्या पता है दोस्तों? हमें पता है कि भैया ये जो हमारी डायरेक्शन होती है इसको हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। उसके साथ ही हमारी ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ये इधर को हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं। ये हमारी कहलाती है पश्चिम दिशा। क्या कहलाती है? पश्चिम दिशा। और इधर की जो हमारी डायरेक्शन होती है इसको हम लोग पूर्व दिशा के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा इलाका जो है हमारा पूर्व दिशा में पड़ता है, और इधर का सारा क्षेत्र हमारा पश्चिम दिशा में पड़ता है। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा चेन्नई है, चेन्नई हमें यहां पर दिखता है दोस्तों, पूर्व दिशा में। ये हमारा चेन्नई है पूर्व दिशा में। तो हम देखते हैं कि जो हमारा चेन्नई का औसत तापमान होता है वो आपको क्या दिखता है कि ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नवंबर दिसंबर के महीने में अगर आप लोग चेन्नई के अंदर बैठे हैं, तमिलनाडु के अंदर बैठे हैं, तो वहां का तापमान मात्र 24-25 डिग्री आपको दिखता है। ना तो बहुत ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी, यानी कि एक संतुलित आपको माहौल यहाँ पर दिख जाता है। लेकिन अगर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप लोग पूर्वी तट पर हैं, यहाँ पर आपको ये पूर्वी तट दिखता है ना, पूर्वी किनारा, कि अगर आप चेन्नई में बैठे हुए हैं, नवंबर दिसंबर का महीना है, तो जो तापमान है दोस्तों वो आपको 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिख रहा है। एक संतुलित माहौल आपको दिखता है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि उसी समय में कि नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर आप लोग क्या है कि अगर आप लोग उत्तरी भारत की बात करें, अगर आप लोग उत्तरी भारत की बात करें, तो आप लोग क्या देखते हैं कि कहानी एकदम उल्टी होती है। कि हमारे जो उत्तर भारत के मैदान है वहां पर जो तापमान होता है वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखता है ना। आप क्या देखें कि तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर आप देखते हैं कि तापमान 25 डिग्री के आसपास आपको दिख जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। वहीं अगर हम लोग अपने उत्तर भारत की बात करें, यूपी हुआ, उसी के साथ हमारा बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, आप देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान का क्षेत्र हुए, यहां पर हमें 15 डिग्री तक का तापमान दिख जाता है ना, उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और जब हम मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ चलें, जैसा पहाड़ी इलाका मतलब हमारा जम्मू एंड कश्मीर हुआ, उसी के साथ हमारा क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ। अगर आप भारत के पहाड़ी इलाकों की तरफ चलते हैं तो भाई वहां पर तो क्या हो रहा होता है, आप देखते हैं कि नवंबर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में वहां पर हिमपात हो रहा होता है या फिर बारिश हो रही होती है ना, बर्फ गिर रही होती है ना। आप क्या देखते हैं, स्नो फॉलिंग हो रही होती है। तो महीना एक ही है, महीना एक ही है,
लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर देश के अलग अलग इलाकों में आप अलग अलग तरीके से क्या देख रहे हैं, हमारी जलवायु को देख रहे हैं। तो हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर नवंबर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आप देखते हैं कि बर्फ गिर रही होती है। उत्तर के मैदानी इलाकों में तापमान ठंडा होता है, कड़कड़ी हवाएं चल रही होती हैं। और तमिलनाडु, केरल के अंदर आप देखते हैं कि बहुत संतुलित आपको माहौल दिखता है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो आपकी शीत ऋतु है, यानी कि आप क्या देखें कि जो आपकी ये सर्दी की ऋतु है, ये देश में क्या करती है दोस्तों, ये देश के अंदर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बहाती है। अब ये हमारी पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा जो मुख्य तौर पर अगर आप उत्तर भारत को देखें कि ये जो हमारा उत्तर भारत आपको दिखता है, ये सर्दी में आपको ज्यादा ठंडा दिखता है। और आप देखते हैं कि इसी के ठंडे होने की वजह से क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या आता है, व्यापारिक पवनें आती हैं, है ना। व्यापारिक पवनें आपको आती हुई दिखती हैं। क्या होती हैं व्यापारिक पवनें, चलिए इसको देखते हैं। ये पवनें कहां से स्टार्ट होती हैं, ये हवाएं हमें समुद्र की ओर से बहती हुई दिखती हैं। यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि इधर है हमारा अरब सागर, पता है ना आपको, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इधर है हमारा अरब सागर और इधर पड़ता है हमारा क्या दोस्तों, इधर पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ता है दोस्त, इधर पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो सर्दी के मौसम में, सर्दी की ऋतु में हमारा उत्तर भारत, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी जो इलाके हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। और अब आप क्या देखते हैं कि इसी समय के अंदर हमारा जो समुद्र है ना, समुद्र के आसपास का इलाका है, अरब सागर हुआ और बंगाल की खाड़ी के आसपास क्या इलाका हुआ, यहां से आप लोग देखते हैं कि कुछ हवाएं चलती हैं। क्या करते हैं देखते हैं, आप देखते हैं कि ये कुछ हवाएं चलती हैं और ये देश के अधिकतर भागों में पहुंचकर क्या कर देती हैं, मौसम को शुष्क कर देती हैं, है ना। अब आप देखें कि भैया यहाँ का जो तापमान है, इस इलाके का जो तापमान है आपको दिख रहा है 15 डिग्री के आसपास चल रहा है ना। नवंबर दिसंबर का महीना है, यूपी बिहार उत्तर भारत का जो तापमान है वो 15 डिग्री के आसपास है। अब यहां से हवाएं चलती हैं अरब सागर से, आप देखते हैं कि आपकी अरब सागर से आप देखते हैं कि हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। और ये हवाएं कहां करती हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि ये हवाएं उत्तर भारत में पहुंचना शुरू कर देती हैं। ये जो आपकी हवाएं हैं ये आपको उत्तर भारत में पहुंचना शुरू करती हैं। और जब ये हवाएं उत्तर भारत में पहुंचती हैं तो ये क्या कर देती हैं, तो ये उत्तर भारत के माहौल को आपको दिखता है कि ये और ठंडा कर देती है ना। समुद्र से आने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं के अंदर पानी है, नमी की उपस्थिति आपको दिखती है। एक तो पहले से ही यहाँ पर ठंडी है और ये जो आपको दिखता है कि ये जो आपकी वो वाली हवाएं हैं जिनके अंदर पानी की उपस्थिति है, तो इसकी वजह से मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर भारत का माहौल है वो थोड़ा और ठंडा हो जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में आप देखते हैं कि ये जो हमारी पवनें हैं ये समुद्र की स्थल की ओर बहती हैं और इसीलिए तमिलनाडु के तट पर आप देखते हैं कि कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है ना। आप देखते हैं कि ये जो आपकी हवाएं होती हैं ये सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि जो आपकी पवनें उत्तर भारत की तरफ जा रही होती हैं। सर्दी के मौसम में आपकी जो पवनें आपको उत्तर भारत की तरफ जाती हुई दिखती हैं, आप क्या देखते हैं कि दोस्तों तमिलनाडु के आसपास आकर ना ये क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि तमिलनाडु के आसपास आकर ये जो पवनें तमिलनाडु की तरफ भी बह रही होती हैं ऐसी। तो आप देखते हैं कि सर्दी के मौसम में आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी की तरफ से जो आपकी हवाएं चलती हैं उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत को और ठंडा कर देती हैं, ये हवाएं, यही हवाएं जब आपको तमिलनाडु में दिखती हैं तो ये तमिलनाडु के तट पर टकराती हैं। तमिलनाडु का जो समुद्री किनारा है वहां पर क्या होती है, टकराती हैं। और इन बादलों में, यहां से आने वाले जो आपके बादल और हवाएं होती हैं उनमें पानी होता है, वो क्या कर देती हैं, वो तमिलनाडु में बारिश करा देती हैं। क्या करा देती हैं, वो तमिलनाडु में बारिश करा देती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है दोस्तों, कि आपको पता है कि हवा किस तरीके से विचलन करती है या फिर हवा किस तरीके से आगे बढ़ती है। अब देखिए यहां पर लिखा है कि भारत के उत्तरी भाग में, अगर आप देखें कि हमारे पास उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग का मतलब कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो सारा का सारा क्षेत्र आपको दिखता है, यही हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया आपको दिख रहा है ना। आप देखते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि यहाँ पर उच्च दाब बनता है, लेकिन ये जो उच्च दाब होता है ना, ये कमजोर होता है। अब कुछ बच्चे उठेंगे, सर जी उच्च दाब क्या होता है, एक बार बता दीजिए। चलिए मैं दोबारा बताता हूं। अगर किसी इलाके में उच्च दाब बनता है, अगर किसी इलाके में उच्च वायुदाब बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठंडा है। और अगर किसी इलाके में निम्न वायुदाब बन रहा है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि वहां पर गर्मी है। क्या होती है, जहां पर गर्मी होती है वहां पर निम्न वायुदाब बनता है, और जहां पर ठंडी होती है, जहां पर ठंडा माहौल होता है, ठंडा वातावरण होता है, वहां उच्च वायुदाब बनता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दिसंबर का महीना मान लीजिए कि अभी चल रहा है, और इस दिसंबर के महीने में अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर आपको ठंडी ज्यादा मिलेगी, बताइए दोस्त, कहां पर आपको ठंडी ज्यादा मिलेगी। दिसंबर का महीना चल रहा है, पूरे भारत में कहां पर आपको ठंडी ज्यादा मिलेगी। आपको पता है कि हमारे उत्तर भारत में ये जो पूरा का पूरा आपको क्षेत्र दिखता है, यहां पर आपको ठंडी ज्यादा मिलेगी। और जहां पर ठंड ज्यादा होती है,
आपको पता है कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर हम लोग उच्च वायु दाब को देखते हैं। क्लियर हुआ? और जहां पर आप क्या देखते हैं कि थोड़ी गर्मी होती है, तो गर्मी वाले एरिया में क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि गर्मी वाले एरिया में हम लोग निम्न वायु दाब को देखते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझा कि गर्म इलाके के अंदर निम्न वायु दाब होता है और ठंडे क्षेत्र के अंदर हम उच्च वायु दाब को देखते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर दिसंबर का महीना है, कि अगर ये दिसंबर का महीना है, तो हमारे दक्षिण भारत में निम्न वायु दाब है, क्योंकि यहां पर गर्मी दिख रही है। 24 डिग्री है टेम्परेचर, 25 डिग्री है, तो यहां पर थोड़ा आपको ज्यादा टेम्परेचर दिखता है, तो यहां गर्मी है, जहां पर गर्मी वहां पर निम्न वायु दाब। वहीं अगर हम उत्तर भारत को देखें तो यहां पर 15 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास तापमान दिखता है, तो यहां पर तापमान कम है, ठंडी ज्यादा है। अच्छा, भारत में अगर हम उत्तर भारत को देखें ना दोस्तों, तो यहां पर हमें उच्च वायु दाब तो दिखता है, लेकिन ये कैसा दिखता है, ये हमें कमजोर उच्च वायु दाब दिखता है। कमजोर क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। कमजोर इस वजह से है कि यहां का जो तापमान है वो आपको 10 डिग्री 15 डिग्री के आसपास दिखता है, लेकिन अगर आप इससे ऊपर का माहौल देखें, अगर आप भारत के ऊपरी क्षेत्र का पहाड़ी इलाकों का माहौल देखें, पहाड़ी इलाकों का तापमान देखें, या फिर आप क्या देखें कि भारत के आसपास चीन का क्षेत्र देखें, यहां का तापमान आपको क्या दिखता है, यहां का तापमान आपको और ठंडा दिखता है। जितना ज्यादा ठंडा होगा तो उतना ज्यादा आपको उच्च वायु दाब दिखता है ना। आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारा दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर के महीने में दक्षिण भारत के अंदर तो निम्न वायु दाब है, क्योंकि यहां गर्मी है। उत्तर भारत के अंदर यहां पर हमें कमजोर उच्च वायु दाब दिख रहा है, क्योंकि यहां का तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास है। लेकिन अगर हम और ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर मजबूत उच्च वायु दाब होता है, क्योंकि वहां पर माइनस में आपको क्या दिखता है दोस्तों, मुख्य तौर पर हमें तापमान दिखता है। अब अच्छा, आप क्या देखते हैं कि इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या होता है कि यहां से आप लोग देखते हैं कि इसी वजह से मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि कुछ हवाएं आपको बहती हुई दिखती हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारी कुछ हवाएं आपको क्या दिखती हैं दोस्तों, बहती हुई दिखती हैं। आप क्या देखते हैं कि अब आप देखते हैं कि यहां पर भी उच्च वायु दाब है। ये जो आपका चीन का क्षेत्र हो गया, यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि उच्च वायु दाब है, मजबूत उच्च वायु दाब, यहां पर आप उसे कह सकते हैं। यहां पर आपको मजबूत उच्च वायु दाब दिखता है। और भारत में भी आपको क्या दिखता है दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत के अंदर भी आपको उच्च वायु दाब दिखता है, लेकिन ये कमजोर वायु दाब है, कमजोर उच्च वायु दाब है। यहां का तापमान 15 से 10 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है, और वहीं इधर का जो क्षेत्र का हमारा तापमान है वो आपको माइनस में दिख रहा है। तो जहां ठंडी ज्यादा होती है दोस्त, आपको पता है कि वहां पर उच्च वायु दाब होता है। जहां पर ठंडी ज्यादा होती है तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर उच्च वायु दाब होता है। और आप देखते हैं कि यहां पर कम उच्च वायु दाब है, तो अब हवाएं क्या करती हैं, इस तरफ से चलना शुरू कर देती हैं। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर उस क्षेत्र की जो हवाएं होती हैं वो भारत की तरफ क्या करती हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि आना शुरू कर देती हैं, है ना। भारत के गंगा के मैदान में आप देखते हैं कि आना शुरू कर देती हैं, और इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो मौसम होता है वो और ठंडा आपको होता हुआ दिखता है। अच्छा, अगर हम देखें कि जो हमारा शीत ऋतु है, कि हमारा जो ठंडा मौसम है, हमारे जो सर्दी का मौसम है, इसमें उत्तरी मैदानों में, हमारे जो उत्तरी मैदान के क्षेत्र हैं, इसमें पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से आप देखते हैं कि चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वह होता है। ये हमारी उत्तर दिशा हुई, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं। और इधर की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, इधर की दिशा को हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं, है ना। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर होता क्या है कि यहां पर आप देखते हैं कि जो हमारा उत्तर और पूर्व का क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देखते हैं, उत्तर और पूर्व का क्षेत्र, यहां पर आप लोग देखते हैं ना कि एक प्रकार का चक्रवात आप बनते हुए देखते हैं। और ये चक्रवात यहां नहीं बनता, इसकी शुरुआत कहीं और होती है भैया। आप देखें कि कितनी प्यारी कहानी है कि आप देखें कि यूपी, आप देखते हैं कि हमारा जो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है, सर्दी का जो महीना आपको देख रहे हैं, इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो आपका भूमध्य सागर है और पश्चिमी एशिया है, इसके ऊपर आप देखते हैं कि यहां पर ना कम दाब बन जाता है। यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर कम दाब बना होता है, और आप देखते हैं कि ये जो कम दाब बना होता है ये क्या करता है बच्चों, आप देखते हैं कि ये भारत की तरफ आना शुरू कर देता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूं, इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है कि ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, जिसे हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर के आसपास आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों यहां पर ना क्या होता है, यहां पर गर्मी ज्यादा होती है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने में आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में आप क्या देखते हैं कि यहाँ का जो तापमान होता है थोड़ा गर्म आपको दिखता है भूमध्य सागर का। क्यों? भूमध्य सागर का मतलब पृथ्वी के एकदम बीच का इलाका, है ना। अगर आप पृथ्वी के मानचित्र को देखें
तो एकदम ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसे ही भूमध्य क्षेत्र कहते हैं। तो पृथ्वी के एकदम बीच वाले इलाके में सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ पर हमें दिसंबर के महीने में भी गर्मी दिखती है। और ये दिसंबर के महीने में आपको यहाँ पर गर्मी दिखी। अगर हम लोग अपने भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें तापमान, यहाँ पर तापमान आपको कितना दिख जाता है दोस्तों, यहाँ पर तापमान आपको 20 डिग्री के आसपास दिख जाता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा जो यहाँ पर तापमान होता है वो आपको दिसंबर के महीने में कितना दिखता है, हमारे उत्तर भारत में आपको दिखता है 10 डिग्री, और कभी कभार पहाड़ी क्षेत्रों में तो आपको 5 डिग्री के आसपास या फिर उससे भी कम दिखता है ना। दिसंबर का महीना है, भूमध्य सागर के आसपास का जो हमारा इलाका है वहां पर गर्मी आपको दिख रही है, क्योंकि वहां का तापमान थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। और हमारा जो उत्तर भारत है वहां पर दिसंबर के महीने में आप देखते हैं कि तापमान थोड़ा कम है, तो यहां पर आपको थोड़ी ठंडी दिख रही होती है ना। अब आप क्या देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर क्या होता है कि जो आपकी हवाएं होती हैं क्या करती हैं, अब आप देखते हैं कि आपकी जो हवाएं होती हैं वो मुख्य तौर पर क्या करती हैं, आप देखते हैं कि विचलन करना शुरू कर देती हैं। क्या कर देती हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो हवाएं होती है ना वो धीरे धीरे तौर पर क्या करती हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये आपका मुख्य तौर पर उत्तर भारत का इलाका हुआ। अब आप देखते हैं कि ये जो आपका उत्तर भारत का इलाका है, यहां से हवाएं क्या करती हैं, विचलन करना शुरू करती हैं और पहुंच जाती हैं किस तरफ, इस निम्न वायुदाब की तरफ, और इस निम्न वायुदाब भूमध्य सागर पर पहुंच जाती हैं। और यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर दोनों हवाएं जो होती हैं, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं और जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो आपस में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। और इन्हीं के मिल जाने से आप देखते हैं कि चक्रवाती विक्षोभ बनना शुरू होता है, यानी ये गोल गोल चक्रवात बनना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि शीत ऋतु में भारत के कुछ मैदानी इलाकों में बारिश भी हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में नहीं रहे। कहानी कुछ इस तरीके से है कि दिसंबर के महीने में सर्दी के मौसम में भूमध्य सागर के आसपास का इलाका हुआ, ब्लैक सागर, काला सागर के आसपास का इलाका हुआ, इन क्षेत्रों के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको गर्मी थोड़ी ज्यादा दिख जाती है, भारत में ठंडी ज्यादा दिखती है ना। और इसके ऊपर आप लोग देखते हैं कि ऊपर के क्षेत्र में ठंडी और ज्यादा दिख जाती है। अब आप देखते हैं कि यहां से आपकी जो हवाएं होती हैं वो आगे बढ़ना शुरू करती हैं, और आपकी हवाएं जब आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये समुद्र की तरफ से आ रही होती हैं, तो इनके अंदर आपको पानी दिखता है। और जब ये हवाएं भारत में पहुंचती हैं तो आपको दिखता है कि भारत के मैदानी भाग में भी बारिश करा देती है। तो कभी कभार आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आप देखते हैं कि कभी कभार अचानक बारिश हो जाती है, ठंड में भी बारिश हो जाती है। और ये जो बारिश होती है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है कि यहाँ से आपके बादल चलते हैं और जो भारत में आकर यहाँ पर बारिश करा देते हैं, है ना। और जब ये हवाएं क्या होते हैं दोस्तों, जब आप देखते हैं कि ये जो आपकी भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं मुख्य तौर पर भारत के पर्वतों पर टिकती हैं। मान लीजिए कि अब अगर बर्फ या फिर जो आपकी हवाएं पानी लेकर जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगी तो वहां पर जो बारिश होती है वो आपको कैसे दिखती है, बर्फ के रूप में होती हुई दिखती है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप दिसंबर जनवरी में गए हैं, वहां पर आप देखते हैं कि जब बर्फ गिर रही होती है तो वो बारिश ही होती है, लेकिन कम तापमान होने की वजह से वहां पर हिमपात होता है। अच्छा, स्थानीय भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग महावट के नाम से जानते हैं। महावट का मतलब कि सर्दी में जो आपकी होने वाली बारिश होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग महावट के नाम से पुकारते हैं। तो महावट क्या होती है उसको हमने देखा, और ये पूरे के पूरे तौर पर आपकी सर्दी की कहानी रही। अब हम लोग आपके साथ ग्रीष्म ऋतु के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ग्रीष्म ऋतु क्या है दोस्तों, की जो हमारी गर्मी होती है ये आपको कब से कब तक दिखती है, इसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु या फिर हमारी क्या होती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि गर्मी की ऋतु के नाम से भी पुकारते हैं। भारत में मार्च से लेकर मई तक का जो आपका समय होता है, भारत के अंदर जो हमारा मार्च से लेकर मई तक का समय होता है दोस्त, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु के तौर पर, गर्मी के मौसम के तौर पर पुकारते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो मार्च का महीना है, कि भैया मार्च का महीना चल रहा है और हमारा जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र है, दक्षिण भारत का ये जो हमारा ऊपरी भाग है, पठारी भाग है, यहाँ पर अधिकतम तापमान आपको कितना दिखता है, लगभग सामान्य तापमान 38 डिग्री के आसपास दिखता है। और अप्रैल तक आते आते हम देखें, अप्रैल तक आते आते जो हमारा ये मध्य प्रदेश है, यहाँ का तापमान आप क्या देखते हैं कि भैया बढ़ता है, 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अगर मई की बात करें तो मई के महीने में तो आते आते आप लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा मुख्य तौर पर यूपी का इलाका हुआ, बिहार का इलाका हुआ, दिल्ली का इलाका हुआ, पंजाब का इलाका हुआ, यहाँ पर तापमान 45 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो आपकी गर्मी की शुरुआत है ना, वो कब से शुरू होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि मार्च के महीने से शुरू होती है और मई के महीने तक भारत के अंदर गर्मी पूरे तौर पर छा चुकी होती है। गर्मी की अधिकतर जो मार होती है वो उत्तर भारत में ही आपको दिखती है, यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है।
और जितना जितना आप नीचे जाएंगे वहां पर आपको क्या दिखेगा, आपको सही मौसम मिलेगा। अब मान लीजिए मई का आपको महीना दिखता है, और अगर मई के महीने में मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि आप कहां पर हैं, कि आप तमिलनाडु के अंदर बैठे हैं, और मई के महीने में आप क्या है दोस्तों, आपको दिखता है कि आप दिल्ली में बैठे हैं, तो कहां का तापमान आपको क्या दिखेगा, गर्म दिखेगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि मई का महीना चल रहा है, कहां पर आपको ज्यादा गर्मी दिखेगी, आपको बताए कि आपको दिल्ली में ज्यादा गर्मी दिखेगी। क्या दिखेगी दोस्तों, आपको दिल्ली में ज्यादा गर्मी दिखेगी, क्योंकि दिल्ली आपको क्या दिखता है, क्योंकि दिल्ली आपको समुद्र से दूर दिखता है। तो जितना आप समुद्र से दूर होंगे उतना ही आपको क्या दिखता है दोस्तों, उतना ही आपको गर्मी दिखेगी, क्योंकि हमारे जितने भी इलाके हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये सभी इलाके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पास है, समुद्र के पास है। इसीलिए आप देखते हैं कि मई के महीने में भी आपके जितने भी क्या होते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर आप देखते हैं समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ का तापमान आपको कम ही रहता है। कम का मतलब यहाँ पर ठंडी रहती है। अच्छा, तापमान में वृद्धि के साथ साथ देश के उत्तरी भाग में आप लोग देखते हैं कि वायुदाब में भी कमी आ जाती है ना। आप सभी को पता है, ये बात आपको पता है दोस्तों, इसको आपको नहीं भूलना है कि अगर मान लीजिए कि मई का महीना है, और मई का महीना है, ये हमारा क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा उत्तर भारत है ना। और अगर ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा दक्षिण भारत कहलाता है। तो मई के महीने में यहाँ पर 45 डिग्री तापमान है, और यहाँ पर हम लोग मई के महीने में 25 डिग्री तापमान देख रहे हैं, मान लीजिए, है ना, 25 डिग्री यहाँ पर तापमान देख रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा तापमान होता है वहां पर हमें क्या दिखता है, वहां पर गर्मी दिखती है, और जहां पर गर्मी, वहां पर हमें क्या पता है दोस्तों, वहां पर हम लोग निम्न वायुदाब देखते हैं। क्या देखते हैं, वहां पर हम लोग निम्न वायुदाब देखते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि गर्मी होने की वजह से उत्तर भारत में आप लोग क्या देखते हैं कि जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, और यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर निम्न वायुदाब बन जाता है। और यहां पर संतुलित वातावरण होने की वजह से आपको उच्च वायुदाब दिखता है। क्या यहाँ पर आपको उच्च वायुदाब दिखता है ना। यहाँ पर आपको इस क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब दिखता है ना। और अब आप क्या देखते हैं कि मई के अंत तक आते आते, जब मई खत्म हो रही होती है, तो जो हमारा उत्तरी पश्चिम क्षेत्र होता है, ये हमारा उत्तर दिशा हुई और ये हमारा पश्चिम दिशा हुई, है ना। तो अब आप क्या देखते हैं कि दोस्तों मई का महीना खत्म हो चुका होता है, जो हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र होता है, थार के रेगिस्तान से आप देखते हैं कि हमारे दक्षिण पूर्व में पटना तक आप लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा उत्तर भारत है ना, कि मई के महीने के अंत तक आते आते हमारा जो राजस्थान हुआ, उसी के साथ यूपी बिहार हुआ, पटना तक का जो हमारा क्षेत्र हुआ, इस सारे के सारे क्षेत्र में आप लोग क्या देखते हैं, गर्मी ज्यादा होने की वजह से हवा ऊपर चली जाती है, और जहां हवा ऊपर चली जाती है तो वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। यही बात बताई गई है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपकी जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है मई के महीने में उत्तर भारत में, और वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो पवन का परिचरण शुरू होता है, और जब निम्न वायुदाब बन जाता है यहाँ पर, उच्च वायुदाब बन जाता है यहाँ पर मई के महीने में, तो आप देखते हैं कि जो आपकी हवाएं होती हैं फिर वो विचलन करना शुरू करती हैं। क्या करती हैं, आपकी हवाएं विचलन करना शुरू करती हैं। और हवाएं कैसे चलती हैं, आपको ये पता है कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, ऐसा ही होगा, है ना। अब आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जब ये ऐसा सीन होता है तो ऐसे समय के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, है ना। ये मैंने आपको पूरा बता दिया दोस्तों, मैं एक बार दोबारा बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कि मान लीजिए कि मई का महीना है, मई का महीना चल रहा है, ये जो हमारा पूरा का पूरा उत्तर भारत है, यहाँ का तापमान 45 डिग्री है, और 45 डिग्री तापमान होने का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा है। गर्मी होने का मतलब है कि यहाँ पर हमें निम्न वायुदाब दिखेगा, और निम्न वायुदाब का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ पर लो एयर प्रेशर है। वहीं ये जो हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 25 डिग्री के आसपास तापमान दिखेगा, यानी कि थोड़ा ठंडा यहाँ पर दिखेगा। यहाँ 45 है, यहाँ 25 है। और जहां पर ठंडक थोड़ी ज्यादा होती है वहां पर आप सभी को पता है कि उच्च वायुदाब क्या होती है, आप देखते हैं कि बन जाती है, उच्च वायुदाब का आपको प्रेशर बनता है। अब जो हवाएं चलेगी, कैसे चलेंगी, हवाएं जो है वो आपको मई के महीने के अंत तक आते आते दिखता है कि हमारे समुद्र से आनी शुरू हो जाती है ना। समुद्र से आप लोग देखते हैं कि हमारी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर आपको पता है कि मई के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, जून आ जाता है, और जून से ही तो फिर हमारे देश में मानसून आता है ना। तो आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में देखा था, है ना। तो मई के खत्म होते होते यहाँ पर आपको दिखता है कि निम्न वायुदाब होता है, दक्षिण भारत में उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब की वजह से यहाँ से हवाएं चलती हैं, और वो कहाँ पहुंचती हैं, उत्तर भारत में पहुंचती हैं। और उत्तर भारत में पहुंचने के बाद, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब है, इन बादलों में होता है पानी, और वो भारत के अंदर बारिश लेकर आते हैं, मानसून लेकर आते हैं, है ना। फिर मानसून की शुरुआत हो जाती है जून आते आते।
अब एक चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त, जिसे हम लोग लू कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? इसको हम लोग लू कहते हैं। इंग्लिश में लू का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लू का मतलब मेरे दोस्त मतलब होता है सूसू, है ना। तो इसको इंग्लिश में लू का मतलब होता है कि सूसू करने जा रहे हैं आप। हिंदी में लू का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि जब भारत में आप मई का महीना देखें और मई के महीने में आप देखें कि जो हमारा उत्तर भारत है वहां पर दिन के समय में, अगर आप लोग यूपी बिहार राजस्थान पंजाब हरियाणा में रहते होंगे, मई के महीने में अगर आप बाहर निकले 2 महीने की छुट्टियों में खेलने के लिए, तो दिन के समय आप देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ एकदम धूल भरी आंधी चलती है। जो धूल भरी आप आंधी देखते हैं ना दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लू के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग लू के नाम से पुकारते हैं कि हमारे उत्तर भारत में मई के महीने में अगर आप दिन के समय में बाहर चलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो गर्म गर्म हवा चलती है और ये धूल भरी जो आंधी होती है, इसी को हम लोग लू कहते हैं। और अगर आप लू की चपेट में आ जाए तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। बहुत ही खतरनाक ये हवा होती है ना। गर्म और शुष्क हवा ये होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिन के समय चलने वाली हवा को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? लू के नाम से पुकारते हैं, जो गर्मी में ही आपको दिखती है। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि जब आपका मई का महीना खत्म हो जाता है, तो मई के महीने खत्म होने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे जून के महीने की शुरुआत होती है। और जून के महीने तक क्या हो जाता है? ये उच्च वायु दाब की जो आपकी हवाएं थी वो धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं। कहां पर दोस्तों? आपको दिखता है कि हमारे उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं। और फिर जून के मध्य तक आते आते उत्तर भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो मानसूनी हवाएं थी वो आने लगती हैं और उत्तर भारत में ठंडे ठंडे समीर का मतलब ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि जो हमारा कर्नाटक और केरल राज्य है, इसको आप लोग देखिए कि जो हमारा कर्नाटक और केरल राज्य है, ध्यान से देखिएगा, मानचित्र के जरिए देखें। ये हमारा कर्नाटक राज्य है और ये हमारा केरल राज्य है। कर्नाटक और केरल राज्य में आप लोग देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम के आखिर समय तक के मई के महीने के आसपास आप ये देखते हैं कि जो हमारा कर्नाटक राज्य है और केरल राज्य है, यहाँ पर मई के महीने के आसपास आखिरी समय में आप देखते हैं कि मानसून के आने से पहले ही कुछ बारिश हो जाती है। मानसून कब आता है दोस्तों? आपको पता है कि 1 जून के आसपास आता है ना। मानसून 1 जून के आसपास आता है। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग ये देखते हैं कि अभी मई का महीना चल ही रहा होता है और मई के महीने में ही कर्नाटक और केरल के अंदर प्री मिच्योर मानसून आपकी बारिश होते हुए देखते हैं, है ना। कि अरब सागर के अंदर जो बादल होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, वो रुक नहीं पाते और वो कर्नाटक पहुंच जाते हैं और वो केरल पहुंच जाते हैं। और मानसून आना है जो जून के महीने में आता है, उससे पहले ही कर्नाटक और केरल में ये अरब सागर के बादल पहुंचकर क्या कर देते हैं? वहां पर बारिश कर देते हैं। मानसून के आने से पहले थोड़ी बारिश यहाँ पर हो जाती है और इसी के कारण आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आम लगे होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। और इसीलिए कि जब मई के महीने के आसपास आप देखते हैं कि कर्नाटक और केरल में अरब सागर के जो आपके बादल होते हैं वो आ जाते हैं और अरब सागर के ये बादल आकर क्या कर देते हैं? कर्नाटक और केरल के अंदर बारिश करा देते हैं, जिससे वहां पर मौजूद जो हमारे आम होते हैं वो पक जाते हैं। इसी को हम लोग आर्म वर्षा के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है इसको? इसी को हम लोग आम वर्षा के नाम से पुकारते हैं। इस आम वर्षा की वजह से क्या होता है? आप देखते हैं कि जो हमारे आम होते हैं वो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि पक कर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्त, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ ग्रीष्म ऋतु की जो हमारी कहानी थी उसको आपके सामने रखा और उसी के साथ साथ हमने अपनी आज की क्लास के सभी बिंदुओं को देखा। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी आज की क्लास में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले आप सभी के साथ ऋतुओं का मतलब क्या होता है इसको देखा। हमने ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या है, सर्दी का मौसम कैसे आता है, क्या होता है पूरे भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, उसको समझा। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम कैसे आता है और इसके अंदर क्या कहानी होती है, उसको आप सभी के सामने हमने बहुत अच्छे तरीके से रखा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्त, 1 मिनट रिवीजन से आप सभी को लेके चलेंगे आगे और यहाँ पर अब हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के सवालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि गर्मी में उत्तरी मैदानों में जो हमारी बहने वाली हवा होती है उसको क्या कहा जाता है? काल वैशाख, व्यापारिक पवने, लू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा सवाल है दोस्त, आपको बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो आपकी हवा होती है उसको निम्नलिखित में से हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके सामने 4, आपको सही ऑप्शन को चुन लेना है मेरे यार, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है, कि अगर जलवायु है ना वो इनमें से किससे संबंधित नहीं है, कि जलवायु उससे प्रभावित नहीं होती है। तापमान, वर्षा, नदी या फिर पवन। 4 आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन को चूज कर लेना है। बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर
कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का मतलब कि जो आपके गर्मी का मौसम होता है ना, उस समय पश्चिम बंगाल में होने वाली जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? महावट, आम वृष्टि, फूलों की बौछार या फिर काल बैशाख। अच्छा सवाल है, आपके पेपर के अंदर इसे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। तो ये तो हमने अभी तक आपके सामने सवाल रखे तीन। सवाल नंबर 4 है, उत्तर भारत में यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दी की शुरुआत कब होती है? मध्य अक्टूबर से, मध्य नवंबर से, मिड नवंबर से, दिसंबर के बीच से या फिर 1 जनवरी से? इतना आसान सवाल है, आप तो आंसर दे ही देंगे। बताइए दोस्तों क्या लगता है आपको? आपको सही आंसर को प्रस्तुत कर देना है, बताइए। चलिए तो यहां तक तो हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास के क्या है बच्चों इन क्विज के क्वेश्चंस को किया। अब एक एक कर इनके आंसर्स को देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जो हमारे उत्तरी मैदान होते हैं वहां पर जो हवा होती है, जो बह रही होती है, जो पवन होती है, उसको हम लोग लू के नाम से पुकारते हैं। आपका लू बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगर ये लू क्या है बच्चों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हवा होती है, अगर आप इसकी चपेट में आते हैं तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। इनमें से कौन सा तत्व है जो जलवायु को का नहीं है? तापमान से जलवायु प्रभावित होती है, बारिश से जलवायु प्रभावित होती है, हवाओं से जलवायु प्रभावित होती है, नदी से नहीं होती है। यही आपका ऑप्शन सी यहां पर सही ऑप्शन बनता है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो यहां पर आपको क्या दिखता है? हमारा वेस्ट बंगाल दिखता है या फिर आपको दिखता है कि पश्चिम बंगाल, है ना। आप देखें कि यहां पर भी आप देखते हैं कि अरब सागर से आने वाली जो आपके बादल होते हैं वो क्या करा देते हैं? बारिश करा देते हैं। और इनको यहां पर क्या कहा जाता है? इस हवा को जो पश्चिम बंगाल में गर्मी के मौसम में होती है उसे काल वैशाखी कहते हैं या फिर काल वैशाख कहते हैं। क्या कहा जाता है? काल वैशाख इसे कहा जाता है ना। महावट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जब आप देखते हैं कि बर्फ, स्नो फॉलिंग होती है, उसको महावट कहा जाता है। सर्दी की शुरुआत कब होती है दोस्तों? आप सभी को पता है कि नवंबर के महीने में होती है। और नवंबर में कब? मुख्य तौर पर मध्य नवंबर में, 15 नवंबर के आसपास सर्दी पूरे तौर पर भारत में छा चुकी होती है। ये तो हमारी आज की क्लास रही दोस्तों। अब हम लोग आपको अपनी आज की क्लास से लेके चलते हैं किस तरफ? मुख्य तौर पर होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ। आपके होमवर्क के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मौजूद होंगे, आप लोग जरूर कर लीजिएगा ऐप में। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। हम लोग क्या करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर? ये जो हमारा जलवायु वाला भाग चल रहा है इसका अब एक और लेक्चर होगा दोस्तों, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे और जलवायु वाले इस अध्याय की कुछ और बातों को आपके सामने रखते चलेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जलवायु वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और मानसून, ये जो बारिश का स्वरूप है, इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।